फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग की सेकेंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक 1 के यूनिट फर्स्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त से पहले यानी कि 1947 से पहले शिक्षा विभाग में जो भी आयोग आए, जो भी समितियां बनी, जिनका गठन हुआ, उनमें क्या क्या सिफारिशें की गई, उन सभी टॉपिक पर हम लोग ने डिस्कस किया था। आज हम लोग लेके आए हैं यूनिट 2 को। यूनिट 2 में आप लोग पढ़ेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पार्ट सेकेंड। साथ ही हम लोगों का जो ब्लॉग 1 है, इसका नाम है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया अ रेट्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें दी हुई हैं। एजुकेशन कमीशन विद रेफरेंस टू एलिमेंट्री एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। सबसे पहले आया था इसमें राधा कृष्ण आयोग। इसका सन याद रखिए 1948 से 1949। फिर आया था मुदारियर आयोग, इसका था 1952 यानी कि 1952। उसके बाद में है दुर्गाबाई देशमुख कमीशन, ये आया था 1958 यानी कि 1958 में। और सबसे इसके बाद में जो आया था वो था कोठारी कमीशन 1964 से 1966 यानी कि 1964 से 1966 तक। कोठारी कमीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस इस कमीशन से बनते हैं। इसको हम लोग नीचे हिंदी में भी देख लेते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में शिक्षा आयोगों या समितियों की सिफारिश। इस देश में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास हेतु अनेक आयोगों और समितियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ ने प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष प्रभाव डाला। वे इस प्रकार हैं। जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष प्रभाव डाला वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आता है राधा कृष्ण आयोग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राधा कृष्ण आयोग कब आया था, ये आया था 1948 से 1949। ध्यान रखिए सबकी सन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी केवल सन ही एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये आयोग कब आया था। सेकंड नंबर पे मुदारिर आयोग 1952। राष्ट्रीय महिला समिति, जिसको अभी हमने बताया था दुर्गाबाई देशमुख समिति, उसी को बोला जाता है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958। कोठारी आयोग 1964 से 1966। इसके बाद आया था यशपाल समिति 1992 यानी कि 1992 में। नीचे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अब कि राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्ण आयोग क्या था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है गठन इसका हुआ था 1948 में भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन। अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखिए राधाकृष्ण आयोग को बोलते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका गठन कब हुआ तो ध्यान रखिए इसका सन क्या है 1948 में। इस आयोग का गठन क्यों किया गया तो इसका उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं की जांच और राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षित युवाओं से नेतृत्व तैयार करना। देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो ध्यान रखिए राधा कृष्ण आयोग का जो संबंध है वो विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए है, या फिर राधा कृष्ण आयोग का गठन जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए किया गया था। मुख्य सिफारिशें इसकी क्या थी तो इसकी मुख्य सिफारिशें थी विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों और अनुसंधान में सुधार। फिर है विश्वविद्यालयों की संरचना, नियंत्रण, कार्य एवं अधिकार क्षेत्र में सुधार। फिर है केंद्र व राज्य सरकारों के साथ विश्वविद्यालयों के संबंधों को मजबूत करना, वित्तीय व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, प्रवेश अध्यापन, परीक्षा, पाठ्यक्रम व अध्ययन की अवधि में सुधार, शिक्षण की भाषा पर ध्यान एवं भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषाएं, दर्शन और ललित कलाओं का उन्नत अध्ययन। नीचे है कि इसकी विशेष सिफारिशें क्या थीं तो इसकी विशेष सिफारिशें थीं कि उच्च शिक्षा समन्वय हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना, जो तुरंत लागू भी की गई। प्रभाव इसका यह रहा कि देश में उच्च शिक्षा को नई दिशा मिली। प्रारंभिक शिक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि प्राथमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा की नींव माना गया। इसके बाद आता है मुदारियल आयोग।
मुदालियर आयोग का जो गठन था वो किया गया था 1952 से 1953। गठन इसका हुआ भारत सरकार ने 1952 में डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। उद्देश्य इसका था कि देश की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच करना। तो ध्यान रखिए, जैसे राधा कृष्ण आयोग किसके लिए था, विश्वविद्यालय के लिए था, उसी तरीके से मुदालियर आयोग का संबंध है माध्यमिक शिक्षा प्रणाली से। माँ से मुदालियर और माँ से माध्यमिक शिक्षा प्रणाली। तो ध्यान रखिए कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए अगर पूछा जाए कौन सा आयोग आया था, तो ध्यान रखिएगा मुदालियर आयोग आया था। विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच के लिए कौन सा आयोग आया था, तो वो था राधा कृष्ण आयोग। फिर है कि इसके पुनर्गठन और सुधार हेतु सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन, विषय वस्तु, प्राथमिक व उच्च शिक्षा से संबंध तथा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के आपसी संबंध का अध्ययन। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अलग बोर्ड में नियंत्रण में। पात्रता क्या थी, तो पात्रता थी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और प्रशिक्षण इसकी अवधि थी 2 वर्ष की। नेक्स्ट देखिए, माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय से संबंध। पात्रता इसकी थी स्नातक यानी कि ग्रेजुएट। प्रशिक्षण अवधि इसकी थी 1 वर्ष और बाद में इसको 2 वर्ष करने की योजना की गई। विशेष सिफारिश इसकी ये थी कि प्रशिक्षुओं को विभिन्न सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा रिफ्रेशर कोर्स, विशेष विषयों पर अल्पकालिक गहन पाठ्यक्रम, कार्यशाला और व्यावसायिक सम्मेलन आयोजित करना। महाविद्यालयों में प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना कर शिक्षण पद्धति पर शोध करना। फिर है कि निःशुल्क प्रशिक्षण और आवासीय सुविधा की व्यवस्था। प्रभाव इसका ये रहा कि शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा, शिक्षकों की समस्याओं का विश्लेषण और उनके समाधान हेतु ठोस कार्यक्रम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। कब आई थी, तो 1958 में आई थी। गठन इसका कब हुआ, 1957 में योजना आयोग की शैक्षिक पैनल और राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश पर। मई 1958 में भारत सरकार द्वारा गठित की गई। अध्यक्ष इसकी थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, इसीलिए इनके नाम पर दुर्गाबाई देशमुख समिति भी इसको कहा जाता है। तो दुर्गाबाई देशमुख समिति या राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति दोनों ही एक ही बात है। उद्देश्य इसका ये था कि बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना, प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा के स्तर पर उनकी शिक्षा की प्रकृति और उपयोगिता की जांच करना। मुख्य सिफारिश इसकी ये थी, सिफारिशें थी 1959 की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों और लड़कों की शिक्षा में समानता स्थापित करना, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दृढ़ प्रयास कर कठिनाइयों का समाधान, सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन, मध्य विद्यालय स्तर तक सह शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च विद्यालय स्तर पर अलग कन्या विद्यालय। उच्च विद्यालयों में लड़कियों के लिए उपयुक्त विविधीकृत पाठ्यक्रम, माताओं और छोटे बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था, महिला शिक्षकों का प्रशिक्षण और वयस्क महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर। क्रैच से संबंध है कि जो भी वुमेन वर्किंग होती हैं या जिनके बच्चों की परवरिश सही से नहीं हो पाती, तो या जो सिंगल पेरेंट है, इनके घर में बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो वो महिलाएं अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ देती हैं और जो शाम को अपने ऑफिस से लौटती हैं तो वो लोग क्रैच से उन बच्चों को ले लेती हैं। तो माताओं और छोटे बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था यहीं से शुरुआत हुई थी। प्रभाव इसका ये रहा कि बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि हेतु नीतियों व कार्यक्रमों में सुधार हुआ। कोठारी आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसका गठन हुआ था, भारत सरकार ने सन 1964 में शिक्षा आयोग का गठन किया। कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, कई बार इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए इसका दूसरा नाम है शिक्षा आयोग।
अध्यक्ष इसके पूछे जाते हैं तो डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। उद्देश्य इसका था कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति तैयार करना तथा सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास हेतु सामान्य सिद्धांत और नीतियां सुझाना। कार्य प्रणाली इसकी है तो 12 कार्यबल यानी कि टास्क फोर्सेस गठित, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि। 7 कार्य समूह वर्किंग ग्रुप गठित किए गए विशिष्ट समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा को सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रमुख साधन माना, लोगों को राष्ट्र निर्माण में साझेदारी और सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित किया। इसके मुख्य लक्ष्य और सिफारिशें थीं कि उत्पादकता बढ़ाने हेतु शिक्षा, विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति का आधार बनाना, SUPW यानी कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना, शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण हेतु शिक्षा, शिक्षण की नई पद्धतियों का प्रयोग, आत्म अध्ययन, मूल्यों व कौशल का विकास, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराना और व्यावसायिक विषयों और विज्ञान पर बल, उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता हेतु शिक्षा, समान विद्यालय प्रणाली यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम, सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास और विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन में भागीदारी हेतु प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय मूल्यों का विकास, तो राष्ट्रीय मूल्यों के विकास में यह है कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश, विभिन्न धर्मों की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करना, मौन ध्यान यानी कि साइलेंट मेडिटेशन को प्रोत्साहन देना और सामाजिक न्याय व सेवा की भावना का विकास करना। अगला है समान विद्यालय प्रणाली यानी कि CSS की सिफारिश, तो सभी बच्चों को निःशुल्क व समान शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि मातृभाषा में शिक्षा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा के किस स्तर में ये शिक्षा देने की बात कहेगी। तो ध्यान रखिए, प्राथमिक शिक्षा का संबंध मातृभाषा से, यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाए और माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो क्षेत्रीय भाषा में दी जाए, इस पे बात की गई। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर अन्य माध्यम वाले बच्चों को सरकारी सहायता बंद, 10 वर्षों में चरणबद्ध रूप से CSS लागू करना, शुल्कदान राशि, शुरुआती चयन जैसी प्रथाओं को समाप्त करना, शिक्षक शिक्षण पर सुझाव। तो शिक्षक शिक्षण पर सुझाव में क्या कहा गया कि मूलभूत अवधारणाओं की स्पष्टता हेतु पाठ्यक्रम, सामान्य व व्यावसायिक शिक्षा पर शिक्षा का एकीकृत पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर कोर्स और शोध कार्य, प्रभावी शिक्षण व मूल्यांकन पद्धतियां, इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यास शिक्षण और सभी स्तरों की शिक्षा के अनुसार शिक्षक शिक्षा में सुधार। प्रभाव इसका ये रहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की अब तक की सबसे गहन रिपोर्ट मानी जाती है। कौन सी? तो कोठारी आयोग। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। समान विद्यालय प्रणाली और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की दिशा में नीतियां बनी, सुधार प्रक्रिया धीमी रही लेकिन शिक्षा के विकास की नींव रखी गई। नेक्स्ट यशपाल समिति, तो 1992 में आई थी। गठन, भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। किसने किया था? तो यशपाल जी ने किया। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष हैं। उद्देश्य इसका यह था कि विद्यालय छात्रों पर पड़ने वाले अत्यधिक शैक्षणिक बोझ को कम करना। मुख्य निष्कर्ष इसका यह रहा कि बच्चों पर बोझ केवल पाठ्यक्रम या पुस्तकों से नहीं बल्कि डिग्री को वास्तविक दक्षता से अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। ज्ञान विस्फोट और पकड़ में आने की मानसिकता समस्या की जड़ है। मुख्य सिफारिश, तो मुख्य सिफारिश इसकी थी कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक निर्माण का विकेंद्रीकरण, शिक्षकों और विशेषज्ञों की अधिक भागीदारी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ केवल
परामर्शदाता की भूमिका निभाएं परंतु लेखक ना बने। यानी कि जो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हैं वो केवल परामर्शदाता बने, यानी कि काउंसलर बने, वो लेखक ना बने। प्रतियोगिताओं व व्यक्तिगत उपलब्धियों पर अत्यधिक बल न देकर सहयोगात्मक अभिनय और अधिगम को प्रोत्साहन देना, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रोत्साहन देना। प्रारंभिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु परीक्षा और साक्षात्कार ना हो, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए कोई भी परीक्षा या इंटरव्यू ना हो। बच्चों को रोज भारी बस्ता ढोने से मुक्त करना, किताबें विद्यालय की संपत्ति मानी जाए। देखिए यहाँ पर एक जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को रोज भारी बस्ता ढोने से मुक्त करना। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि बच्चों को भारी बस्ते के बोझ से मुक्त करना ये किस समिति में कहा गया है। तो ध्यान रखिए ये स्पार समिति में ये कहा गया था। प्राथमिक कक्षाओं में होमवर्क ना के बराबर हो, ऊपरी कक्षाओं में भी केवल रचनात्मक और गैर पाठ्यपुस्तकीय कार्य हो। पाठ्यक्रम सुधार, तो प्राथमिक शिक्षा में संकल्पना आधारित पाठ्यक्रम हो। भाषा पुस्तकें बच्चों के जीवन अनुभव, कल्पनात्मक कथाएं, कविताएं और आम लोगों के जीवन को दर्शाएं। यानी कि जो भाषा की पुस्तकें हैं वो बच्चे के जीवन के अनुभव को साझा करें, कल्पनात्मक कथाएं जिसमें हो, कविताएं हो और आम लोगों के जीवन को जो दर्शाएं, ऐसी भाषा की पुस्तकें होनी चाहिए। विज्ञान, तो प्रयोग और जीवन स्थितियों पर चिंतन किया जाए। और सामाजिक विषय के अंतर्गत समाज, राजनीतिक व आर्थिक तंत्र की कार्य प्रणाली को समझाना। नेक्स्ट है इतिहास में क्लास 6 से 8 तक स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता उत्तर भारत का विकास। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाए, तो समकालीन अध्ययन से बदलना और भूगोल के अंतर्गत समकालीन वास्तविकताओं से जोड़ना। शिक्षक प्रशिक्षण, तो कठोर और गहन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो चालू किया जाए, लागू किया जाए। अवधि इसकी थी स्नातक के बाद 1 वर्ष या उच्च माध्यमिक के बाद 3 से 4 वर्ष। व्यवहारिक पाठ्यक्रम, सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए नियमित और व्यवस्थित इन सर्विस प्रशिक्षण। गुणवत्ता मानदंड, यानी विद्यालय का ग्रेड, समाज की भागीदारी, उपस्थिति प्रतिशत। शिक्षक की तैयारी, शिक्षण पद्धति, शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग, छात्रों की भागीदारी, परीक्षा परिणाम, कक्षा प्रबंधन, कला, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा एवं पर्यावरण अध्ययन आदि। अन्य सुझाव के अंतर्गत कहा गया कि निजी विद्यालयों को मान्यता देने के लिए कड़े मानक बनाए जाए। विद्यालयों की निगरानी हेतु गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाए। इसका प्रभाव ये रहा कि शिक्षा नीतियों पर दूरगामी असर हुआ। प्राथमिक स्तर पर विशेष महत्व, बच्चों का बोझ घटा और आनंदमयी शिक्षण और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार हुआ। तो इसीलिए बच्चों का बोझ घटा। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था, बच्चों को बस्ते के बोझ से हल्का करने के लिए, कम करने के लिए किस आयोग का, किस समिति का गठन किया गया था, तो ध्यान रखिए वो यशपाल समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। पृष्ठभूमि इसकी ये है कि शिक्षा आयोग ने 1964-66 की सिफारिश पर आधारित थी। ये भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। उद्देश्य इसका ये था कि शिक्षा का पुनर्गठन, समान अवसर, राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास। प्रमुख सिफारिशें इसकी थी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया जाए। सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा, विद्यालयों में होने वाली छात्र निकासी और रुकावट को कम करना, यानी ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना। ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम पूरा करे। शिक्षकों की स्थिति और प्रशिक्षण, समाज में शिक्षकों को सम्मानित करना, शैक्षणिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, उचित वेतन और सेवा शर्तें, यानी शिक्षकों को उचित वेतन और सेवा शर्तें दी जाएं। विशेषकर सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर। तो यहाँ पर देखिए ये बोल्ड करके लिखा हुआ, हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर किस नीति में कहा गया।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत ये कहा गया कि जो सेवारत शिक्षक है उनके प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। भाषाओं का विकास, तो भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय भाषाओं का संवर्धन, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी रूप से लागू करना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि त्रिभाषा सूत्र को कब लागू किया गया या कब किस नीति में लागू करने की बात कही गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत इसकी ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है शैक्षिक अवसरों की समानता, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा, क्षेत्रीय असमताओं का सुधार, सार्वजनिक विद्यालयों में भी प्रवेश योग्यता के आधार पर हो और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा। नेक्स्ट है साक्षरता का प्रयास और वयस्क शिक्षा, सामूहिक निरक्षरता का उन्मूलन, वयस्कों के लिए निरंतर शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, पुस्तकों का निर्माण, बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की सस्ती पाठ्य पुस्तकें, खेल और क्रीड़ा यानी कि गेम्स में बड़े पैमाने पर खेल कूद का विकास, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता और खेल भावना को बढ़ाना, आंशिक और पत्राचार शिक्षा, आंशिक और पत्राचार पाठ्यक्रमों का विस्तार, इन्हें पूर्णकालीन शिक्षा के बराबर दर्जा विद्यार्थियों, शिक्षकों और श्रमिकों के लिए भी। इसका प्रभाव क्या रहा? तो इसका प्रभाव रहा लगभग 2 दशकों तक भारतीय शिक्षा का मार्गदर्शन किया, कई नवीन कार्यक्रमों और प्रथाओं की शुरुआत की गई, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण और समानता को बल मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें क्या सिफारिशें की गई, इसकी पृष्ठभूमि पहले हम लोग देख लेते हैं। पृष्ठभूमि थी शिक्षा को राष्ट्रीय एकता और 10 मुख्य तत्वों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई गई, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें सामान्य कोर यानी कि कॉमन कोर प्लस लचीले घटक शामिल थे। सामान्य कोर तत्व 10 थे। कौन कौन से? तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संवैधानिक कर्तव्य, भारत की साझा सांस्कृतिक धरोहर, समानतावाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, स्त्री पुरुष में समानता हो, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई, सामाजिक बाधाओं का निवारण, छोटा परिवार मानक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मुख्य विशेषताएं इसकी थी कि सामान्य शैक्षणिक ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 10 समान तथ्यों के साथ, सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर, बेस्ट शिक्षा पर प्रसार, शिक्षा में विज्ञान और तकनीक का उपयोग, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, नवोदय विद्यालय, आदर्श विद्यालय, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का दर्जा ऊंचा करना और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता। तो इसकी ये सारी प्रमुख विशेषताएं थी। इसके अंतर्गत ये सारे काम किए गए। और शिक्षा में उत्तरदायित्व, इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी चिंताएं, तो कम नामांकन यानी कि दूरस्थ क्षेत्र और सुविधाओं की कमी, उच्च ड्रॉप आउट दर यानी कि बच्चे कमाने जाते हैं, लड़कियों को घर का काम करने हेतु रोक दिया जाता है। यानी जो बच्चे जिनका नाम तो स्कूल में लिखा हुआ है लेकिन वो स्कूल नहीं आते हैं, कहाँ जाते हैं? तो अपने पापा का हाथ बटाने जाते हैं, उनके साथ काम करने जाते हैं फैक्ट्रियों में, और लड़कियों को घर का काम करने के लिए रोक दिया जाता है। तो ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित करना, ग्रामीण शिक्षा की समस्या यानी कि अशिक्षित अप्रशिक्षित शिक्षक सुविधाओं की कमी, शिक्षक छात्र अनुपात, राज्य की नीतियों के कारण अधिक अनुपात, कमजोर शिक्षण गुणवत्ता, सफल छात्र की अपेक्षित स्तर का सक्षम नहीं, नेतृत्व व पर्यवेक्षण की कमी यानी कि शिक्षकों, हेडमास्टर और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आवश्यक, परीक्षा प्रणाली में सुधार यानी कि CCE जैसे विकल्पों की ओर सुझाव दिया गया। असमताएं, तो असमानताएं लैंगिक, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय असमानताएं, शिक्षकों की ICT के प्रति
नकारात्मक सोच, यानी शिक्षकों की जो आईसीटी के प्रति नकारात्मक सोच है उसको दूर करना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता, इन सभी बातों पर विचार किया गया और ये सारी बातें कही गई। तो इसके फलस्वरूप इसका जो प्रभाव ये रहा कि यूई यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए मजबूत आधार मिला। 1992 में इसमें संशोधन कर उच्च लक्ष्यों की ओर अग्रसर किया गया। प्राथमिक शिक्षा की संरचना 8 वर्ष। पहले क्या था? शैक्षणिक ढांचा। तो पूरे देश में शिक्षा संरचना को एक रूप बनाने का प्रयास किया गया। 10+2+3 को पैटर्न को अपनाया गया कोठारी आयोग की अनुशंसा पर। तो ध्यान रखिए 10+2+3 जो पैटर्न है इसको किससे अपनाया गया, ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा कोठारी आयोग की अनुशंसा पर इसको अपनाया गया। 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी कि हायर सेकेंडरी और 3 वर्ष की विश्वविद्यालय स्तर यानी कि ग्रेजुएशन। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, सभी राज्यों में 10+2+3 पैटर्न लागू हुआ, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ अंतर है, जैसे कि कक्षा 1 में प्रवेश की आयु, शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हिंदी या अंग्रेजी में हो, सार्वजनिक परीक्षाएं, वार्षिक कार्य दिवसों की संख्या, शैक्षणिक सत्र व अवकाश अवधि, शुल्क संरचना, अनिवार्य शिक्षा से जुड़े प्रावधान। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर, तो इसके अंतर्गत प्राथमिक में प्राइमरी में 5 वर्ष यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, उच्च प्राथमिक या मिडिल या जिसे बोलते हैं अपर प्राइमरी या मिडिल, तो 3 वर्ष कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्राथमिक शिक्षा यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज इक्वल टू 8 वर्ष, यानी कि 5 साल ये 5 साल की प्राथमिक और 3 साल की मिडिल, तो 5+3 तो ये टोटल बनके हो जाता है 8 साल। तो इसीलिए दोनों मिलकर बनाते हैं प्राथमिक शिक्षा यानी कि 8 वर्ष। नेक्स्ट है इसके बाद दो वर्ष हाई स्कूल जैसे कि 9th और 10th या हाई स्कूल के, और 2 वर्ष उच्चतर माध्यमिक यानी कि 11th और 12th। तो इस तरीके से इसका एक संरचना या रूपरेखा तैयार की गई। संरचना का सार क्या था? तो 10+2+3। देखिए नीचे यहाँ पर स्तर लिखा हुआ है, कक्षाएं लिखी है, अवधि लिखी हुई है। तो देखिए प्राथमिक जो है प्राइमरी है वो 5 वर्ष तक रहेगा, कक्षा 1 से 5। उच्च प्राथमिक जो है कक्षा 6 से कक्षा 8 3 वर्ष का रहेगा। हाई स्कूल जिसको माध्यमिक बोलेंगे तो 9th और 10th 2 वर्ष का। उसके बाद उच्चतर माध्यमिक जिसको हायर सेकेंडरी बोलते हैं तो ये 11th 12th ये 2 वर्ष का रहेगा। इसके बाद स्नातक जो है वो आपका 3 साल का रहता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी इंडिया में स्कूल का एजुकेशन सिस्टम क्या है उसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप इस PDF को देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब नीचे देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005। तो पृष्ठभूमि इसकी है कि NPE 1986 व 1992 ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता बताई। यह रूपरेखा पहले के पाठ्यचर्या ढांचे यानी कि 1975, 1988 और 2000 यानी कि 2000 मुदारिया आयोग, कोठारी आयोग और यशपाल समिति 1993 यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन की सिफारिश पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य इसके ये है कि बच्चों पर अत्यधिक बोझ कम करना, यानी बच्चों पर जो अत्यधिक बर्डन है उसको कम करना, बच्चा केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर के किस पे होनी चाहिए? छात्र केंद्रित या फिर बच्चा केंद्रित होनी चाहिए। सीखने को आनंदमय, रचनात्मक एवं सार्थक बनाना, तो ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। NCF 2005 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो पहली तो ये थी कि मार्गदर्शक सिद्धांत, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, यानी जो भी चीज़ें सिखाई जाएं बच्चों को क्लासरूम में वो एक क्लासरूम तक सीमित ना रहे। जो नॉलेज है वो क्लास से बाहर या स्कूल के बाहर के वातावरण को जोड़कर बच्चों को ज्ञान दिया जाए। रटने की पद्धति से हटाकर अन्वेषण आधारित हो। अन्वेषण का मतलब हो
होता है खोज करना, यानी कि बच्चे को केवल रटाने पर जोर नहीं देना, बच्चों को इस तरीके से सिखाना कि बच्चा खेल खेल में चीज़ों को खोज के और कुछ अन्वेषण करके चीज़ों को सीखे। इससे बच्चा जो चीज़ सीखता है वो उसके माइंड में काफ़ी टाइम तक रहती है, बच्चा चीज़ों को जल्दी भूलता नहीं है। अगर बच्चा किसी चीज़ को याद करता है, रटता है बार बार, तो वो चीज़ों को जल्दी भूल जाता है। इसीलिए खोज आधारित शिक्षा पर बल दिया गया। फिर है पाठचर्या को किताबों से परे समृद्ध बनाना, यानी जो शिक्षा है वो केवल किताबों तक ही सीमित ना रहे, तो किताबों से परे समृद्ध बनाना, यानी बच्चा अपने आसपास के माहौल, आसपास के वातावरण से भी सीखे। परीक्षा प्रणाली को लचीला व बच्चों को अनुकूल बनाना, तो ये सब एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषताएं थी। दूसरी ये थी कि बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता है, कि बच्चा स्वयं में ही क्या है, सक्रिय ज्ञान का निर्माता है। बच्चा केवल ज्ञान ग्रहण करने वाला नहीं बल्कि ज्ञान रचने वाला भी है। यानी बच्चे को केवल कोई चीज़ है तो ये मत कहीं सोचिए कि बच्चा जो ज्ञान है उसको ग्रहण करें, यानी कि हम लेक्चर दें और बच्चा उसको सुने। बच्चा स्वयं में ज्ञान रचने वाला भी है। बच्चे को प्रश्न पूछने, अनुभव से सीखने और अपने शब्दों में उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यानी बच्चों को क्या प्रोत्साहित किया जाए कि बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछे, अपने अनुभव से सीखें और अपने शब्दों में उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करिए। अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं जानता है या हिंदी नहीं जानता है, अगर कोई बच्चा अपने मातृभाषा में भी उत्तर देना चाहता है, तो उसको उसकी मातृभाषा में उत्तर देने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको डांटना चाहिए कि हिंदी या इंग्लिश में बोलो। साथियों, शिक्षकों व परिवार से बातचीत को सीखने का साधन माना गया, यानी साथियों यानी कि फ्रेंड्स, शिक्षक यानी टीचर्स और परिवार से बातचीत को सीखने का साधन माना गया। फिर है कि विषयवार सुधार, तो विषयवार सुधार के अंतर्गत भाषा शिक्षा यानी कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाया गया। त्रिभाषा सूत्र का पालन किया गया। भाषा को हर विषय का अभिन्न हिस्सा माना गया। गणित सोचने, तर्क करने, समस्या समाधान व अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित करना। विज्ञान तो प्रयोग आधारित शिक्षा, लाइब्रेरी, लैब व प्रोजेक्ट आधारित कार्य। कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रयोग। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हाशिए पर रहने वाले समूहों जैसे कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के दृष्टिकोण से अध्ययन। लैंगिक समानता, न्याय व संवेदनशीलता पर बल। इतिहास से स्वतंत्रता संग्राम व स्वतंत्रता उपरांत विकास पर जोर। नागरिक शास्त्र की जगह समकालीन अध्ययन। पर्यावरण शिक्षा में सभी विषयों का हिस्सा। फिर अन्य प्रमुख अनुशंसाएं क्या थी, तो काम एवं शिक्षा यानी कि वर्क और एजुकेशन, कार्य को ज्ञान व मूल्य सृजन का स्रोत माना गया। स्थानीय शिल्प यानी कि क्राफ्ट्स व संस्कृति को जोड़ने की बात कही गई। शिक्षक की भूमिका क्या बताई गई, तो शिक्षक को स्वतंत्रता व व्यावसायिक स्वायत्तता, केवल पाठ्य पुस्तक निर्भरता से बाहर आना, यानी केवल जो शिक्षक है वो पाठ्य पुस्तकों से ही ना पढ़ाए। परीक्षा सुधार यानी बच्चों के लिए कम दबाव, लचीले पाठ्यक्रम की जो बात है वो कही गई। सीखने का वातावरण तो पुस्तकालय, प्रयोगशाला यानी कि लाइब्रेरी, तकनीकी विविध शिक्षण संस्थाएं। क्रिटिकल पेडागोजी तो बच्चे अपने अनुभवों से सीखें और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। कक्षा में चर्चा, बहस और सहभागिता को महत्व दें। विभिन्न विचारों का सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करना। निष्कर्ष ये रहा कि 2005 ने बच्चों पर बोझ कम करने, सीखने को आनंदमय बनाने, प्रयोग आधारित शिक्षा, 3 भाषा सूत्र, सामाजिक न्याय, पर्यावरण शिक्षा और आलोचनात्मक सोच पर जोर दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 का जो निचोड़ है वो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, इसको आप लोग काफ़ी ध्यान से देख लीजिए। एनसीएफ 2005 में ये सारी बातें कही गई थी। फिर है प्रारंभिक विद्यालय पाठचर्या के निहितार्थ। तो पाठचर्या के निहितार्थ में क्या कहा गया, आरटीई अधिनियम का क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत सभी राज्यों में लागू। पाठचर्या को एनसीएफ दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः डिजाइन किया गया। एनसीईआरटी ने नए पाठ्य पुस्तक विकसित की। मूल्यांकन और प्रबंधन तो परीक्षा समाप्त की गई। सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन प्रारंभिक स्तर पर लागू किया गया। भागीदारी प्रबंधन, समुदाय और अभिभावक की शिक्षा प्रक्रिया के
प्रक्रिया के भागीदार, आईसीटी का उपयोग किया गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी यानी कि आईसीटी पर जोर दिया गया। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी। फिर यह पाठचर्या लेन देन के लिए समय कुल 200 दिन निर्धारित किए गए। स्कूल कैलेंडर जिला स्तर पर जिला पंचायत के परामर्श से तय किए गए। गृहकार्य का निर्धारण, तो कक्षा 1 से 2 तक कोई भी गृहकार्य नहीं दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। क्या कहा गया कि कक्षा 1 से कक्षा 2 तक कोई भी गृहकार्य न देने की बात कही गई। कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 दिन गृहकार्य देने की बात कही गई। मध्य विद्यालय में प्रतिदिन 1 घंटा या फिर 5 से 6 घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह में 5 से 6 घंटे या फिर दिन में 1 घंटा गृहकार्य देने की बात कही गई। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में प्रतिदिन 2 घंटे यानी कि 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि एक वीक में एक सप्ताह में 10 से 12 घंटे या एक दिन में 2 घंटे गृहकार्य देने की बात कही गई। शिक्षक प्रशिक्षण और भूमिका, नई शैक्षणिक पद्धतियों में शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक। शिक्षक की प्रोत्साहनकारी, सहयोगी और मानवीय मार्गदर्शक की भूमिका निभानी होगी। यानी जो शिक्षक है वो प्रोत्साहनकारी होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, हेल्प करने वाला होना चाहिए और एक मार्गदर्शक के रूप में छात्र के सामने आना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों की प्रतिभा, शारीरिक व बौद्धिक क्षमता, चरित्र निर्माण और सामाजिक मूल्य विकसित करने पर बल देना चाहिए। शिक्षक की स्वतंत्रता और पेशेवर स्वायत्तता, तो विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार, यानी कि ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी। बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाना, सिद्धांत और व्यवहार का समन्वयन। भारतीय समाज के समकालीन मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण। भाषा दक्षता, तो शिक्षक शिक्षा में भाषा दक्षता की केंद्रीय भूमिका निभाता है। एकीकृत मॉडल के जरिए शिक्षकों का पेशेवरकरण मजबूत करना। सेवारत, यानी कि इन सर्विस शिक्षक शिक्षा, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार यह स्कूल प्रथाओं में बदलाव का उत्प्रेरक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने ब्लॉक 2 के यूनिट 2 को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने एनसीएफ तक की जो भी चीज़ें थी उनको कवर कर लिया है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जो भी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने बताई हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।